सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो कवि का काम क्या है कि जनता की चित्तवृत्ति को अपना कथ्य बनाए। तो कवियों को, शायरों को, कलमकारों को, लेखकों को ये जिम्मेदारी बनती है उनकी से अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। जो इस नियति के नियंता है, जो वो हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाएगा जो उसका आत्मबल बढ़ा देगा, जो उसकी इच्छा शक्ति को बढ़ा देगा। आप जानते हैं कि मैं शहीदों की, वीरांगनाओं के जो भी कार्यक्रम करता हूँ, उसका एक पैसा मैं नहीं लेता। निःशुल्क खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर नामुमकिन है हवाओं से रिश्ता किए बगैर। और जब प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों एक रेख में आ जाती है तो समय फिर उसको सुनता है। सूरज रोज निकलता क्यों है, चंदा क्यों छिप जाता है, आसमान का हर एक तारा क्या संदेश लाता है। सूरज कहता मुझको देखो, रोज डुबोया जाता हूँ, फिर भी नित्य नियम से अपने नया सवेरा लाता हूँ। चंदा कहता मेरी छाया शीतलता बरसाती है, थके हुए बोझिल तन मन में नई चेतना लाती है। आसमान का हर एक तारा क्या संदेश लाता है, मानव का मानव से रिश्ता मानवता कहलाता है। मानव का मानव से रिश्ता मानवता कहलाता है, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का ही है। और हमारी ज़िंदगी अगर किसी के काम में आए सब, तभी तो सही मायने में इस ज़िंदगी के सही अर्थ निकलते हैं। तो आइए इसी विचार के साथ धरती धुरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको अपने जिस गेस्ट से मिलवाने जा रहे हैं वो एक कवि हैं, शायर हैं और साथ ही साथ गीतकार भी हैं। तो आइए बिना किसी देर के आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे, हमारे आज के गेस्ट सिद्धार्थ कुमार जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार आपके दर्शकों को। तो सर कहते हैं ना कि हर इंसान में कोई ना कोई हुनर तो ज़रूर होता है, पर ज़रूरत है उसे पहचानने की। तो आपके अंदर ये हुनर है, आप एक अच्छे कवि हैं, अच्छा लिखते हैं, कैसे आपको कब पता चला कि मैं ये कर सकता हूँ? दरअसल समस्या क्या है कि हर मनुष्य में ईश्वर कुछ न कुछ प्रतिभा देकर उसको ज़मीन के ऊपर भेजता है, लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा गुण और मनुष्य की सबसे बड़ी खोज ये होनी चाहिए कि वो उस प्रतिभा का पहचान करे कि मेरे अंदर ईश्वर ने ऐसा कौन सा हुनर दिया है जिसके माध्यम से मैं अपना भला तो करूँ ही, साथ साथ राष्ट्र का भला करूँ, समाज का भला करूँ। मेरे साथ एकदम विपरीत स्थितियाँ थी। मैं बचपन से ही कवियों को, शायरों को पढ़ता रहता था। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ और विद्यालय में पहुंचा तो किसी एक लड़की से प्रेम हो गया, तो मैं उन सब कवियों की रचनाएं उनको सुनाता था। एक दिन उसने बहुत ताना मारा कि ये तो किसी और की है, आप मेरे बारे में खुद तो कभी लिखिए। उस दिन से मैंने कोशिश की कि मैं बाबा तुलसी के उस वंश में अक्षर गणना प्रारंभ करूं, और धीरे धीरे फिर सिलसिला बनता गया। आज आपके साथ बैठा हूँ। क्या बात है सर। और सर कहते हैं ना कि जो हम छोटे होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत सारे सपने देखते हैं, हम तो देखते ही हैं, हमारे पेरेंट्स के जो सपने हैं वो भी हमारे साथ शुरू हो जाते हैं। जब आप साइंस लिया आपने तो माँ बाप के सपने आपके साथ जुड़ गए कि बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। ऐसे में आपने अपनी जो राह है वो चुनी कवि की। क्या पेरेंट्स का रहा कि रोल कितना रहा, पेरेंट्स को अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या सपोर्ट उन्होंने किया या कितनी फटकार आपको लगाई उस वक्त? देखिए, भारत जो देश है, हिंदुस्तान जो देश है, वहाँ हर माँ बाप की पहली चिंता इस बात पे रहती है जो आर्थिक दरिद्रता है उसका एक बार छुटकारा हो जाए, कि पहले आपकी दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए, उसके बाद आप जीवन में जो कुछ करो वो आप कीजिए, आपके मन का कीजिए। तो हर माँ बाप को, मेरे माता पिता को नहीं, हर माँ बाप को इस बात की चिंता रहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर पहले कोई एक अच्छी जगह पे पहुँच जाए, उसके बाद ताकि हमारे समाज में अच्छा नाम हो जाए और आस पड़ोस के रिश्तेदारों में हमारी पहचान बन जाए कि इनका बेटा ये काम करता है। और एक सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान के परिवारों की ये है कि माँ बाप जो सपने खुद पूरा करना चाहते हैं वो नहीं हो पाते हैं, तो उन सपनों को अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। इसके चलते फिर ये होता है कि वो जो खुद के सपने होते हैं वो बच्चों के माध्यम से पूरा करवाते हैं, तो बच्चे नहीं तो अपने सपने पूरे कर पाता है और नहीं माँ बाप के सपने पूरे कर पाता है। तो मैंने मेरी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना। निश्चित रूप से घर वालों की फटकार भी मिली, डांट भी खाई, दुत्कारा भी उन्होंने, लेकिन वो सब झेलते हुए मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए अपने एक क्षेत्र में विशेष कार्य किया, जिसका प्रतिफलन ये है
कि आज सब लोगों को मुझ पे गर्व है, माता पिता को भी गर्व है, जी। और डीडी राजस्थान के माध्यम से आपके साथ बात कर रहा हूँ, जी। उसी अंतरात्मा की आवाज़ की बदौलत। आपने रास्ता तय किया, पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिल गया जी, उसके बाद। लेकिन होता है जब हम कोई रास्ता चुन रहे हैं उस समय हमें कई दिमाग में चीज़ें आती हैं कि अब चलो लिखना शुरू कर रहे हैं, लेकिन लिखना क्या है, कैसे लिखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और जो हम लिख रहे हैं क्या वो इस लायक है कि उसे हम किसी पत्रिका के अंदर पब्लिश करवा सकते हैं, या लोग हमें सुने तो हमें अच्छा उसकी प्रतिक्रिया आएगी। क्या ये सारी बातें आपके दिमाग में रही उस समय? नहीं, मेरा मानना एकदम विपरीत था कि मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा, सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन उसको मिलना है। ये बात निश्चित है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो मैं उसी सिलसिले से बढ़ता गया, निरंतर कार्य करता गया, और आज भी मैं अपने आप को सफल नहीं मानता। अभी जीवन में बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारा लिखना है, बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन जितनी कोशिश हो सकती है, जितना ज़्यादा पढ़ा जा सकता है, जितना ज़्यादा जनता को सुनाया जा सकता है, वो कार्य आराम से कर रहा हूँ। तो पहली वो क्या कविता रही जो आपने लिखना शुरू किया, तो उस समय की कुछ पहली दूसरी जो भी कविता रही है शुरुआत की? नहीं, शुरुआत की तो अब मुझे याद नहीं है, इतना जी। लंबा समय हो गया, क्योंकि मैं बचपन से ही में हूँ, लेकिन कविताएं बहुत लिखता रहा, और कई तो ऐसी अध कच्ची अध पक्की कविताएं थी जो आई ही नहीं, जो अभी भी मैं कई बार लिखता हूँ और अचानक एक लाइन लिख लेता हूँ और फिर दूसरी लाइन अंदर से आती नहीं है, तो फिर मैं उसको लिखता भी नहीं हूँ, और उस प्रति को उस फाड़ के मैं कहीं रख देता हूँ कि दोबारा कभी होगा। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं अध कच्ची अध पक्की रह जाती है, और जो जब संवेदनाएं अंदर से पक जाती हैं तो कई कविताएं बाहर आ जाती हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो घर का सपोर्ट सब मिल गया, खुद का सपोर्ट मिल गया कि अब तो इसी राह पे चल रहा है चाहे जो हो जाए, जी। लेकिन बाहर का सपोर्ट मिलना भी बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप एक से। कदम तो हमने चल लिया, लेकिन आगे के कदम तो हमें कोई और सपोर्ट करे तो ही कर पाएंगे। तो क्या वो जब आप घर से बाहर निकले, लोगों तक पहुँचे, कैसे चुना आपने कि इस लाइन में अब मुझे ये सपोर्ट मिले? क्या चुनौतियाँ वो खास रही? ये चुनौतियाँ तो हर विधा में होती है, और दरअसल ये कवि सम्मेलन का जो कार्य है, ये शायरी की, कविता की, लेखन की जो विधा है, इसमें मनुष्य को या कवि को या शायर को बहुत धैर्यवान बन के काम करना पड़ता है, और ये एक लंबा प्रोसेस है, ये लंबी प्रक्रिया है, जिसके अंदर मनुष्य अपने अनुभवों से, अपने आसपास से सीखता जाता है, और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कलम के माध्यम से कागज़ के ऊपर उकेरता जाता है, और समाज को एक नई दिशा, राष्ट्र को एक नया संदेश देने का प्रयत्न करता रहता है। चुनौतियां तो हर जगह हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कवि सम्मेलन परिवार का हिस्सा हूं, मैं कविता का काम करता हूं, मैं अपने उदासी के पर्वतों को अपने हास्य की हथौड़े से तोड़ता रहता हूं, अपनी कलम से उन तमाम उदास चेहरों को खिलखिलाते हुए देखने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरे जीवन का कुछ कार्य अच्छा हो सके, मेरे जीवन में कुछ अच्छा काम हो सके। जी, तो आप एक कवि हैं जी। ऐसे में समाज में आपका जो रोल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, निश्चित रूप से, क्योंकि जो समाज है उसको आप अपनी तरीके से, एक बहुत आसान तरीके से, बहुत भाव में होकर उस चीज़ को समझा पाते हैं। तो जब अगर समाज में कुछ बदलाव लाने की बात की जाए, ऐसे में क्या वो बदलाव होगा जिसे आप अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहेंगे? ये देखिए, कवि और शायर जो है वो कवि का काम क्या है कि जनता की चित्तवृत्ति को अपना कथ्य बनाए, जनता जो सोचती है उसी को अपना कथ्य बनाकर उसमें थोड़ा सा सुधार करके जनता के तक पहुंचाए। तो ये कवियों का काम है कि वो समाज, हमारे एक बड़े कवि थे कुंवर बेचैन जी, अभी कोरोना में उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी पंक्तियां हैं कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा फिर वो कलमकार नहीं है। तो कवियों का काम है कि वो जनता के बीच में जाकर, और देखिए मैं आपको एक बड़ा प्रसंग सुनाता हूँ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक बार कहीं विदेश जा रहे थे, तो उनका जहाज़ है वो बगदाद में रुका। उस समय विश्व युद्ध चल रहा था और बगदाद में बमबारियाँ हो रही थी, लोग बहुत त्रस्त थे, दुखी थे, और बड़ा ही विभत्स दृश्य वहाँ देखने को मिल रहा था कि हर संवेदनशील मनुष्य उस दृश्य को देख नहीं सकता। गुरुदेव ने देखा तो निश्चित रूप से गुरुदेव को बहुत ज़्यादा संवेदनशील थे, तो उनका हृदय एकदम द्रवित हो चुका कि ये क्या हो रहा है इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, मानवता मर रही है। तो गुरुदेव ने उनके समर्थन में कविताएं लिखनी शुरू की। लेकिन गुरुदेव बताते हैं
कि जैसे जैसे जहाज ऊपर उठता गया, मेरी अर्थात गुरुदेव की संवेदनाएं उन लोगों के प्रति कम होती गई। इसका तात्पर्य ये है कि जब कवि और शायर, जब यह कलमकार जनता के बीच रहता है, वो जनता की बातें करता है, जब वो यथार्थता की बातें करता है, तब वो जनता के बीच रहता है, तब जाकर वो यथार्थता की बातें करता है, सत्य की बातें करता है। जब जब वो जनता से दूर होता जाता है, जब जब वो लोक से दूर होता जाता है, वो सत्य से भी दुगना दूर होता जाता है, सत्य से भी दूर होता जाता है। तो कवियों को, शायरों को, कलमकारों को और लेखकों को ये जिम्मेदारी बनती है उनकी कि वो जनता के बीच में रहे, जनता के दुख दर्द को महसूस करें और उस दुख दर्द को अपनी कविता के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, उन तमाम बड़े लोगों तक पहुंचाएं जो इस नियति के नियंता हैं, जो उनके दुख दर्द को हरण कर सकते हैं। तो ये कवियों की जिम्मेदारी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे जितना हो सकता है, आप जानते हैं कि मैं शहीदों की, वीरांगनाओं के जो भी कार्यक्रम करता हूँ उसका एक पैसा मैं नहीं लेता, निःशुल्क कार्यक्रम करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि उन तमाम अमर हुतात्माओं के लिए मेरा एक छोटा सा तर्पण है, मेरा एक छोटा सी उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि आपने इतना बड़ा बलिदान दिया, आपकी वजह से हम महफूज हैं, आपकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो हम सब लोगों की इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि हम उनके प्रति कृतज्ञ रहें। जी। और सर, जैसे हम बात करें पुरानी कवि की, जैसे जिन्हें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर चाहे वो हरिवंश राय बच्चन हो, सुमित्रानंद पंत हो, या फिर इतने अच्छे अच्छे जो हम बात करें, बहुत मतलब कवि जो है मेरे बहुत पसंदीदा रहे हैं। तो ऐसे के अंदर आज के जो माहौल है, जो बदल रहे हैं, जो आप खुद कविताएं आप लिख रहे हैं, सुना रहे हैं गीतकार के रूप में, क्या ये बदलाव आप महसूस करते हैं? नहीं, बदलाव तो निश्चित रूप है। देखिए, कवि और शायर समाज को देखता है, समाज के बीच में रहता है। जैसा जैसा समाज रहता है वैसा वैसा कवि और शायर लिखता रहता है। तो दिनकर साहब के समय जैसा समाज था, जैसा हिंदुस्तान था, ऐसा दिनकर साहब ने लिख दिया। आज के समय में जैसा हिंदुस्तान है, जैसा समाज है, वैसा नए कलमकार लिख रहे हैं, हम सब लोग लिख रहे हैं, देश के तमाम लोग लिख रहे हैं। तो समाज का और कवियों का परस्पर पूरकता का संबंध है कि जैसा समाज वैसा आप वहाँ का कवि मिलेगा। निश्चित रूप से अब सोशल मीडिया का विस्तार हो गया है, चीज़ें बदल गई है, तकनीक का ज़माना आ गया है, तो कवियों का भी प्रसार बढ़ा है। कवियों की कविताओं ने बहुत दूर तक लंबी यात्राएं तय की है। सर, जैसे आप कविता लिखते हैं, है ना, लिखना आपका शौक है, लेकिन कविता लिखना और उसको प्रेजेंट करना इतने कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने, तो किन चीज़ों को उनको ध्यान में रखना चाहिए, किन बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आवाज़ भी बहुत मायने रखती है हमारी, है ना, कि किस तरीके का हमको वॉल्यूम रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपने कैसे सीखी? मतलब कहीं ना कहीं फैमिली का ये रहा कि कहते हैं ना कि फैमिली से ये चीज़ हमारे अंदर आई है, या ये आपने बाहर से अपने अंदर के हुनर से ये सब कुछ सीखा? नहीं, ये तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं से सीखते ही हैं। मैं भी मेरे पूर्वज कवियों को और सुनता था कि वो किस तरीके से प्रस्तुति देते थे। अभी भी बहुत से लोगों को सुनता हूँ कि वो प्रस्तुतिकरण कौशल में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, उनसे सीखता रहता हूँ। और घर के अंदर से जो संस्कार थे वो तो निश्चित रूप से थे ही, तो पूर्वजों से सीखता हूँ जो संस्कार थे। और जो जनता से जो प्रतिक्रिया आती है, जो लोक से जो प्रतिक्रिया आती है, उन सब लोगों को मिला के, उन सब चीज़ों को मिला के एक मिश्रण तैयार करके उससे जो नवनीत निकलता है वो मैं प्रस्तुतिकरण कौशल का काम करता हूँ। और सर, आप खुद यूथ हैं जी, और खासकर आप यूथ में बहुत प्रचलित है। आप जब भी वहाँ जाते हैं लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि सिद्धार्थ कुमार जी आए हैं। जी, आपकी शायरियाँ सुनने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। तो वो कौन सी डिमांड ज़्यादा रहती है शायरी की कि लोग कहते हैं कि बस यही आप सुना दीजिए, या इस टॉपिक पे थोड़ी सी सुना दीजिए, श्रृंगार रस्मी रहती हैं, किस चीज़ में वो शायरियाँ रहती? नहीं, ये तो जिम्मेदारी अपनी है जी। दरअसल समस्या क्या है कि आज की युवा पीढ़ी पे बहुत आरोप लगते हैं कि वो पथभ्रष्ट हो चुकी है, वो संस्कार विहीन हो चुकी है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उस युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये देश की युवा पीढ़ी है, ये अपनी महबूबा से भी बात करना जानती है, तो अपने मुल्क से भी बात करना जानती है। फ़र्क साफ है कि आप उसके पास जाइए, आप उससे बातचीत कीजिए, आप उसके दिल की बातें सुनिए, वो आपके साथ दिल जोड़ के खड़ा हो जाएगा, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा।
मेरे साथ ही नहीं, वो हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाएगा जो उसका आत्मबल बढ़ा देगा, जो उसकी इच्छा शक्ति को बढ़ा देगा, जो उसके अंदर संवेदनाएं पक रही हैं उसको जो जबान दे देगा, वो युवा, देश का युवा उस आदमी के साथ खड़ा हो जाएगा। जी, तो क्या सर बात करें हम, अगर आज के माहौल की बदलती रहती है चीज़ें, पहले हमें किताबें खरीदनी होती थी कविता कुछ पढ़ने के लिए या कुछ उपन्यास पढ़ने के लिए, कोई भी साहित्य पढ़ने के लिए, लेकिन आजकल वो सुविधा हमें मिल चुकी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सोशल मीडिया उठा के फायदे, लेकिन इस सुविधा के साथ साथ जो लोग शौकीन हैं, जो लिखना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया पे भी अपना जो हुनर है वो दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो पहले के इस चीज़ में और आज के इस चीज़ में, दोनों में जो बदलाव आया है, पहले लोग लिखते थे, हाथ से लिखते थे और अपना हुनर भी थोड़ा और निखारते थे, आजकल खुद से कोशिश करते हैं और सोशल मीडिया पे वो अपना पोस्ट डाल देते हैं। तो क्या ये बदलाव है और क्या आप उनको टिप्स देना चाहेंगे कि इनमें ये अब चेंज करना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है कि पहले के दौर में आप किसी को उपन्यास पढ़ना था तो आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता था, वहाँ से प्रति लेनी पड़ती थी, फिर उसको पढ़ते थे। अब तो ऑडियो बुक भी आ गई है। आपको गोदान उपन्यास पढ़ना है प्रेमचंद का, तो आप यूट्यूब पे गोदान डालिए, ऑडियो उपन्यास आ गया। आप कहीं सफ़र में हैं, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, ईयरफोन लगाया और सुनते रहिए और आपके अंदर जाता रहता है, आप पढ़ते रहते हैं। तो ये बदलाव तो बहुत अच्छा है। इसके जैसा जो बदलाव जब भी होता है तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। निश्चित रूप से इसके फ़ायदे भी है तो नुकसान भी है। नुकसान हम जैसों के लिए ये है कि हम जो भी कविताएं लिखते हैं वही सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाती है और फिर लोग कहते हैं नया सुनाओ, नया सुनाओ। हमारी नई कविताएं पुरानी हो जाती हैं। जी। आज हमने लिखी, शाम को सोशल मीडिया पे डाली और वो पुरानी हुई। हाँ। तो फायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर नामुमकिन है हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो अगर आपके पास खुशबू है तो आप हवा के पास आपको जाना ही पड़ेगा। तो आप अपने अंदर की खुशबू को बाहर लाइए, उसमें निखार लाइए और हवा से सौदा करते हुए समाज को, राष्ट्र को सुगंधित कर दीजिए। अच्छा सर, आप बताएं, वैसे बहुत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। निश्चित रूप से इस बात से आप खुद को अपने जीवन की का जो आपका अनुभव रहा है अब तक का, कितना सार्थक मानते हैं कि सही है? ये कि मनुष्य जो है वो बहुत संवेदनशील प्राणी है। ईश्वर ने हर कुछ जो मनुष्य को जो अतिरिक्त दिया है वो उसको सोचने समझने की शक्ति दी है, वो उसको सहनशीलता दी है, वो उसको संवेदनशील बनाया है ताकि वो उपेक्षितों के प्रति, पीड़ितों के प्रति संवेदनशील रहे। और यही उसके मनुष्य होने का सबसे बड़ा धर्म है। तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। इसका तात्पर्य ये है कि कवि अपनी कल्पना के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से हर उस चीज़ को भांप ले जो होने वाली है और हर उस चीज़ से सबक ले जो हो चुकी है। तो जो होने वाली है और जो हो चुकी है, इन दोनों को देखकर जो बीच का रास्ता निकालता है और बीच के रास्ते पे वो अपने पीछे आने वाली पीढ़ी को, समाज को, राष्ट्र को संदेश देता हुआ उन चुनौतियों से बचाता हुआ ले जाता है। इसका तात्पर्य क्या बात है। और सर, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जो कवि बनना चाहते हैं, जो अपने हुनर को पहचान चुके हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से वो उस मंजिल तक पहुँचे, तो क्या उन यूथ को वो आप टिप्स देना चाहेंगे? या फिर जो सोशल मीडिया पे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट अपडेट करके अपना थोड़ा सा हुनर दिखा रहे हैं लेकिन खुलकर वो सामने नहीं आ पाते, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आप धैर्य के साथ और पूरे समर्पण भाव के साथ अपने इस क्षेत्र में चाहे कोई भी विधा हो उसमें काम करते रहिएगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और अध्ययनशील ज़रूर रहिए, पढ़ते ज़रूर रहिए। हमारे एक बड़े काव्य शास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा है कि लेखन के और कवियों के किसी भी विधा में काम करने के लिए 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है प्रतिभा, वो आपको ईश्वर देता है, जन्मजात देता है। दूसरा होता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का तात्पर्य ये होता है कि अपने पूर्वजों को पढ़ना, अपने पूर्वजों ने जो पुस्तकें लिखी हैं उनको पढ़ना, उनके अनुभव पढ़ना, ताकि उससे आपको सीखने को मिलेगा। और तीसरा होता है अभ्यास। अभ्यास के माध्यम से आप अपनी साधना करते रहिए, आप अपनी सृजना करते रहिए। और जब प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों एक रेख में आ जाती है तो समय फिर उसको सुनता है।
और पूरी दुनिया उसको सुनती है। क्या बात है। और सर आपने हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई, अपनी इतनी अच्छी अच्छी कविताएं जो हैं आपने लिखी हैं उनको गीत के रूप में हमें सुनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।